माँ ने कहा था डॉक्टर बनना है तो सिर्फ नाम के आगे डॉक्टर लिखने से काम नहीं चलेगा, डिग्री में डॉक्टर होना चाहिए। इसलिए BA-MS के बाद MD, जिसमें डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, और फिर बाद में PhD, जिसमें डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, ऐसे दो डॉक्टर डिग्री ले डाली। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर SN ओझा सर की, जिनके आत्मविश्वास की मिसालें दी जा सकती है। आयुर्वेद और रुग्णों के प्रति उनके समर्पण भाव के आगे हर एक इंसान नतमस्तक हो जाता है। ओझा सर ऐसे व्यक्ति थे जो कहीं पे भी जाते तो अपना प्रभाव वहां पे कायम कर देते। चरक संहिता और चक्रपाणी टीका तो उनको मुखोद्गत याद थी। आवरण एवं अन्योन्य आवरण के बारे में बड़े बड़े दिग्गज भी कतराते हैं, पर ओझा सर तो आवरण और अन्योन्य आवरण के ज्ञान का अनावरण यूं ही कर देते थे। इतना ही नहीं बल्कि हर आवरण का एलोपैथी में इंटरप्रिटेशन भी कर देते थे, ताकि हर विद्यार्थी को समझने में और याद रखने में आसानी हो। काय चिकित्सा, हृदरोग तथा बाल रोग में भी ओझा सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मलाऊ, शिकारीगंज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में माता शिवकुमारी एवं पिता हरिहर प्रसाद ओझा जी के घर में 16/11/1961 को जन्मे सत्येंद्र नारायण ओझा बचपन से ही होशियार और पढ़ाई में आगे थे। उनके भाई जयप्रकाश ओझा और अरविंद ओझा तथा बहनें राधिका दुबे, विद्या दुबे और अनुसुया दुबे हैं। उनकी प्राथमिक शिक्षा दंडीनाथ प्राथमिक विद्यालय में संपन्न हुई तथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पढ़ाई श्री RR सिंह इंटर कॉलेज गोरखपुर में हुई। 1980 में उन्होंने BSc बायो में दाखिला लिया, पर जैसे ही उन्हें BA-MS में दाखिला मिल गया, आयुर्वेद यज्ञकुंड में कूद पड़े। उन्होंने भागलपुर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया और पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप कर गए। काय चिकित्सा में MD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से की, वहां पे भी वे अपने के टॉपर रहे। उन्होंने PhD राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से की। MD और PhD में उन्होंने पारावत शकृत की एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टी पर काम किया। साथ में उन्होंने त्रिनपंचमूल के दर्भ की एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टी पर भी काम किया और उस पे साइंटिफिक पेपर भी प्रदर्शित किया। ग्रंथोक्त कमलनाल क्षार का भी प्रयोग उन्होंने एंटीकोएगुलेंट कार्य के लिए किया। इस तरह कार्डियोलॉजी और मायोकार्डियल इंफार्क्शन में मील का पत्थर पार किया। जो भी विद्यार्थी या डॉक्टर्स ओझा सर के संपर्क में आते, वे पूरी तरह से सर से जुड़ जाते। कोई भी कहीं से भी ओझा सर को अगर किसी पेशेंट की चिकित्सा के मदद हेतु फोन करते तो सर उनकी पूरी मदद करते। कोई पेशेंट उनको कहीं से भी कॉल करते तो उनको भी सर से पूरी सहायता मिलती। सर खुद मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के 80 से 100 किलोमीटर दूर पेशेंट देखने जाते थे। जो भी पेशेंट ओझा सर को मिले हैं, वो हमेशा उनकी याद करते हैं, उनके आने की राह देखते हैं। जो छात्र सर से पढ़ते थे, उनको पूरी तरह से क्लिनिकली तैयार करना, उनमें अच्छी क्लिनिकल सेंस पैदा करना, इसी में ओझा सर का ध्यान रहता था। OPD में बैठते तो उनको मरीजों की लंबी लंबी कतारें रहती थी, जो बिना खाए पिए वे देखते थे। हर एक बच्चा पढ़ना चाहिए, इसके लिए वे हमेशा कार्यरत रहते थे। गोवा में उनका कार्यकाल 2001 से 2004 तक था। उसके बाद भी वे गोवा में बहुत बार आए, मरीजों के लिए और विद्यार्थियों के लिए भी। उन्होंने खुद फंडिंग करके काणकोण गोवा में CRF मरीजों के लिए एक प्रोजेक्ट भी चलाया था। गोवा के गोमंतक आयुर्वेद कॉलेज हॉस्पिटल के वे चीफ मेडिकल ऑफिसर थे। गंगा आयुर्वेद कॉलेज कोल्हापुर, यशवंत आयुर्वेद कॉलेज कोडोली तथा DY पाटिल कॉलेज पिंपरी में ओझा सर प्रिंसिपल थे। अन्ना साहेब डांगे आयुर्वेद कॉलेज आष्टा में वे डायरेक्टर थे।
बाद में उन्होंने डॉक्टर रविकांत पाटिल DM कार्डियोलॉजी के साथ मिलकर आयुर्कॉस्मो नाम का केंद्र शुरू किया, जहां आयुर्वेद और एलोपैथी मिलकर हृदय रोग पर चिकित्सा करते। ऐसे कर्मयोगी व्यक्ति को भी अपने जीवनकाल में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। सबका दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सुबह के 6 बजे कॉलेज के काम से ही जाते वक्त दुर्घटना हुई और रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से वे क्वाड्रिप्लेजिक अवस्था में चले गए। न हाथ काम कर रहे थे न पैर। न्यूरोसर्जन ने सर्जरी की सलाह दी, पर खुद पर भरोसा और अपने शास्त्र के प्रति निष्ठा होने के कारण उन्हें कोई निराशा नहीं आई। न्यूरोसर्जन ने कहा था कि कम से कम 3 महीने लगेंगे उनको थोड़ा सा सुधार लाने में, पर ओझा सर ने आत्मविश्वास से अपने एक स्टूडेंट से कहा, मैं 1 महीने में खड़ा होके दिखाऊंगा रे। और सच में वे 1 महीने में खड़े हो गए। अपने स्टूडेंट्स की मदद से आयुर्वेद की दवा और चिकित्सा पद्धति अपनाई। 14 से 15 घंटे रोज फिजियोथेरेपी की और धीरे धीरे करके खुद चलने लगे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के वक्त जब न्यूरोसर्जन को भेंट देने गए और उनको एक कलम भेंट दिया तो न्यूरोसर्जन की आंखें भर आई। 3 महीने में उन्होंने फ्लाइट से अकेले ट्रैवल भी किया। चिकित्सा के दौरान वे 5 मंजिला इमारत खुद सीढ़ियों से चढ़ते उतरते ताकि एक्सरसाइज हो। उसी में उनको फ्लोरिडा US से निमंत्रण भी आया, चरक संहिता पर विश्लेषण और अनुवाद के लिए। वे 2 बार वहां पे जाकर आ गए। आत्मविश्वास अगर पक्का हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। सच्चे सैनिक की तरह उन्होंने वो लड़ाई जीती थी, पर किस्मत को वो भी मंजूर नहीं था। प्रकृति ने और भी कड़ी परीक्षा लेने की ठान ली थी। 2021 में उनको हॉडकिंस लिम्फोमा हुआ। ओझा सर ने फिर से अपने विद्यार्थी से कहा, मैं इस बीमारी से नहीं मरूंगा रे। और सच में उन्होंने कीमोथेरेपी की 12 साइकिल्स पूरी की। आखिरी कीमोथेरेपी के 20वें दिन उन्होंने OPD भी शुरू की। उसके 8 दिनों के बाद उनके पैरों में सूजन दिखने लगी। कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन द कंप्लीट कोर्स ऑफ वेन इन द लेग। उसके चिकित्सा की शुरुआत ही की थी, लेकिन थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का पहाड़ गिर पड़ा और उसी में ओझा सर की जीवन ज्योत बुझ गई। हमारे प्यारे ओझा सर को भगवान के घर से बुलावा आया और वो भगवान के घर चले गए। आखिरी दम तक लड़ने वाले इस योद्धा को कोटि कोटि प्रणाम। उन्हीं की ज्ञान परंपरा आगे ले जाने के लिए, उनका ज्ञान भांडार सबसे बांटने के लिए उन्हीं के छात्रों ने प्रोफेसर डॉक्टर SN ओझा सर फाउंडेशन शुरू किया है। ओझा सर की जो महत्वाकांक्षा थी सबको ज्ञानामृत पिलाने की तथा सब मरीजों को अच्छी से अच्छी चिकित्सा देने की, वही पूरी करने के लिए यह फाउंडेशन कार्यरत रहेगा। देश भर में सेमिनार, कैंप्स और वर्कशॉप का आयोजन करके ओझा सर के ज्ञान को सबके लिए प्रस्तुत किया जाएगा। आप सबसे अनुरोध है कि इस महाअभियान में आप सबका साथ हमें मिले। हम सब साथ मिलके ओझा सर की ज्ञान परंपरा आगे ले जाएंगे और आयुर्वेद के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचाएंगे। धन्यवाद।